नमस्ते दोस्तों। 9 जून की पीआईबी न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हमने 7 न्यूज उठाई है जिनको बारी बारी से पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में अपन कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन, हमारे एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है। मोबाइल एप्लीकेशन ऐप की लिंक है, तो उसको जाकर के एक बार डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और जो भी हमने कोर्सेज करवा रखे हैं उनको जाकर के एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। 7 जून से सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहली न्यूज़ है गरीबों का सशक्तिकरण के लिए जो समावेशी परिवर्तन का एक दशक पूरा किया है उसको अपन पढ़ेंगे, जो कि GS2 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके आप देख सकते हो। ठीक है, पीएमओ की ये न्यूज़ थी। दूसरा है, भारत और यूरोपियन यूनियन व्यापारिक नियामक ढांचा तैयार हुआ है जिसमें जलीय कृषि उत्पाद है ना, उनके आयात निर्यात के लिए चीजें डिस्कस हुई है, जिसे GS3 मेंस में अर्थव्यवस्था से आप जोड़ करके देख सकते हो, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से रिलीज की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, GS2 स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके देख सकते हो इसे मेंस में। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड न्यूज है। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का वितरण हुआ है, जिसे GS3 आंतरिक सुरक्षा से जोड़ करके देख सकते हो। राष्ट्रपति सचिवालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको वितरित किया गया है। ठीक है, रेल अवसंरचना में मरारीकुलम और आलपुपुस दोहरीकरण परियोजना, जिसे GS3 बुनियादी ढांचा से जोड़ करके देख सकते हो, रेल मंत्रालय की न्यूज थी। दूरसंचार गुणवत्ता, जिसमें ट्राई ने असम ड्राइव टेस्ट आकलन का शुभारंभ किया, जिसे GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके देख सकते हो आपको, और ये संचार मंत्रालय से न्यूज देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड भी न्यूज थी, जिसमें फिलीपींस में भूकंप आया और भारत की एकजुटता किस तरीके से वहां देखी है ना, ये विदेश मंत्रालय की न्यूज थी। ठीक है, तो एक एक करके सारी न्यूज को देखते हैं। देखिए, गरीबों का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, और उनके समावेशी परिवर्तन के लिए जो योजना स्टार्ट की थी उसको 1 दशक पूरा हो गया है ना। और ये पीएमओ की न्यूज है। देखिए, कुछ मुख्य योजनाएं, जैसे बहुआयामी गरीबी का उन्मूलन, पिछले 12 वर्षों के निरंतर सरकारी प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसमें से बाहर आ गई है। ठीक है, ये एक डेटा मेंस में लिखने के लिए, ठीक है ना, मेंस में इसको बढ़िया तरीके से पुट करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए यहाँ से हर योजना भी कवर हो रही है कि कुछ उस योजना स्पेसिफिक में क्या क्या मेंशन किया गया। देखिए, जल जीवन मिशन में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2019 में मात्र 3.23 करोड़ घरों तक ही ये व्यवस्था थी, लेकिन मई 2026 तक 15.85 करोड़ घरों तक नल से पानी को पहुंचाया गया। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जिसमें जो खुले में शौच की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए अराउंड 12 करोड़ से भी अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है, और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जो स्वच्छता है वो 39% से बढ़कर के 100% पूर्ण कवरेज तक हासिल प्राप्त कर ली है। पीएम उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, ये महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को सुधार लाने के लिए जो अस्वच्छ घरेलू ईंधन है ना, जैसे उपले, उस पर रोटी बनाई जाती थी, ठीक है ना, लकड़ी जला करके रोटी बनाई जाती थी, उसके वजह से वायु प्रदूषण होता था और कहीं ना कहीं महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था। उसको कम करने के लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन है ना उसको वितरित किया गया था। ठीक है, पीएम उज्ज्वला से रिलेटेड है ये न्यूज। आयुष्मान भारत आप सभी को पता है, 5 लाख का जो प्रति परिवार जो स्वास्थ्य कवरेज है, ठीक है ना, उसको प्रोवाइड करवाना। प्रति परिवार है, प्रति सदस्य नहीं है, ठीक है ना, प्रति सदस्य नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के 81 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा करके खाद्य सुरक्षा में मतलब योगदान देकर के देश को सुदृढ़ बनाया है। ठीक है, शिक्षा में लैंगिक सुधार, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की जो दर है ना वो वर्ष 2013-14 में 4.6% थी, और वह अब है ना 0.3% के आसपास ही रह गई है। यानी कि अब जो बालिकाएं हैं वो भी अच्छे
और हायर एजुकेशन तक अपनी पहुंच बना रही है। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना सरकार के, उसमें आपको डायरेक्ट खाते में आपकी सारी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना, स्थानांतरित हो जाएगी। सैलरी इन द सेंस सैलरी मिले, या फिर कोई भी आपने मान लीजिए सरकार से कोई योजना का भी पैसा आ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके सीधे खाते में पहुंचेगा। इससे क्या होगा, बिचौलिए जो होते हैं ना, वो उनके जो हस्तक्षेप होते थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रीलिम से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट देखने को मिल सकता है? अंत्योदय योजना क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित है, जिसमें इसका मुख्य जो उद्देश्य है ना, वो ये है कि अंतिम पंक्ति की जो अंतिम लाइन में भी जो व्यक्ति खड़ा है ना, अंतिम व्यक्ति भी है ना, उस तक उत्थान को सुनिश्चित करना है, उसके भी उस उत्थान को सुनिश्चित करना है, उसके भी सभी जो समावेशी विकास है उसको सुनिश्चित करना है, ठीक है। आकांक्षी जिला प्रोग्राम, ये नीति आयोग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसमें अत्यंत जो पिछड़े जो जिले हैं ना, उसमें पानी, स्वच्छता, है ना, स्वास्थ्य, आजीविका जैसे मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। जो नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 मानकों पर आधारित है। 10+2 है ना, 10 तो यूएनडीपी के हैं, और 2 है ना वो भारत ने अपने विशेष तैयार किया। वो कौन कौन से आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी कुछ महत्व की चीजें, जैसे केंद्र सरकार नीति निर्माण के लिए क्या काम करती है, पारदर्शिता, लोक कल्याणकारी योजनाएं किस तरीके से जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देती है ना, मानव पूंजी का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंस में यूज कर सकते हो। अब देखिए पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। 2020 में पीवाईक्यू पूछा था कि डीबीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए कि ये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरित कर मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त करता है, ठीक है ना, सही है। यह आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली के माध्यम से पूरी तरीके से एकीकृत है, ठीक है ना, तो ये दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। देखिए 2015 में पूछा गया था कि गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, गैर योजना का यानी योजना के तहत व्यय नहीं हुआ है, ठीक है ना, रक्षा व्यय है, ब्याज है, वेतन और पेंशन है, और सब्सिडी है, तो इसमें चारों ही शामिल है, ठीक है ना। मतलब गैर योजना व्यय एट द एंड कहीं ना कहीं जो अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति है ना, उनको भी किसी न किसी तरीके से सरकारी हेल्प दी जाती है, ठीक है ना। ओके, प्रीलिम्स का अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। बहुआयामी गरीबी और हालिया सामाजिक पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के बाद बढ़कर के 100% हो चुकी है, ठीक है ना, तो पहला सही है। प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर पिछले एक दशक में बढ़कर 4.6% हो गई है ना, तो दूसरा गलत है, घट करके 0.3% हो गई है, तो ओनली एक कथन सही है, केवल एक, ठीक है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के ये क्वेश्चन है दोनों, आपको घर पर प्रैक्टिस करना हल्का हल्का लिखने का, ठीक है ना, जितना भी हो सके आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरी न्यूज थी, भारत और यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जलीय कृषि उत्पाद, शहद, अंडे और पशु आंतों के निर्यात की सुरक्षा से संबंधित कुछ बातचीत हुई है। देखिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की न्यूज है। अब की पॉइंट्स क्या है, देखिए पहले न्यूज को देख लेते हैं हल्का सा, कि भारत के कृषि और समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी व्यापारिक कूटनीति सफलता के तहत ईयू ने अपने संशोधित और कड़े जो नियामक ढांचे थे ना, उनको सितंबर 2026 के बाद भी भारत के लिए थोड़े बहुत मतलब ढील देकर रखी है। इसमें भारत द्वारा यूरोपियन यूनियन को जो जलीय कृषि उत्पाद है ना, जो जलीय कृषि उत्पाद मतलब झींगे, मछली, इनका जो निर्यात करेगा भारत, जिसमें शहद और साथ ही साथ कृषि उत्पादों में शहद, अंडे, विशिष्ट जो पशु उत्पाद है, उनका निरंतर बाजार बना रहेगा ईयू। तो भारत के निर्यात को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छूट मिली है, ठीक है। देखिए रेगुलेशंस के तहत अपन बात करें तो ये कार्यान्वयन विनियमन है, इसको ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखने की। बाजार तक पहुंच बन जाएगी भारत की, ठीक है। मत्स्य और जलीय कृषि के क्षेत्र को महत्व मिलेगा, है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं संस्थागत प्रयास भी है ना, जो एमपीडा और जो भारत की आधिकारिक नियंत्रण प्रणाली है, ऑफिशियल कंट्रोल सिस्टम है, उसको भी मजबूत किया जाएगा इस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य क्या है कि निर्यात निरीक्षक परिषद यह भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आधिकारिक निकाय है, जो कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण और वो सारी चीजों का ध्यान रखती है, जिसकी वजह से निर्यात को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मानकों का भी पालन किया जाता है इसमें, और इसका पूरा निरीक्षण कौन करता है, ईआईसी। समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण जो एमपेडा है, यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक वैधानिक निकाय यानी कि एक एक्ट से बनाया गया है।
ठीक है ना, जो देश के समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ओके। एएमआर क्या है? सिंपली ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक जो होते हैं ना उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि कोई आपको रोग हो गया तो आपके अंदर के जो भी जीवाणु, विषाणु, वायरस वगैरह थे ना, उन्होंने एंटीबॉडी बना दी, जिससे क्या होगा कि अगर वापस ऐसा रोग होगा तो उसके खिलाफ ये जो भी एंटीबॉडी है ना वो लड़ सके। ठीक है ना। अब मुख्य परीक्षा का ये क्वेश्चन है, आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा घर से ही। देखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन में 2017 में पूछा था, व्यापार सुगमता करार यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह डब्ल्यूटीओ के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का हिस्सा है। ठीक है, ये जनवरी 2017 में लागू हुआ था। दोनों ही सही है। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन के कार्यान्वयन विनियमन 2026/11/89 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विनियमन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रोगाणु प्रतिरोधी जो संबंधी वैश्विक चिंता है उसको दूर करने के लिए पेश किया गया। ठीक है, भारत को इस नए ढांचे के तहत जलीय कृषि और शहद निर्यात के लिए अधिकृत देशों की सूची में बनाए रखा है। ठीक है, दोनों ही सही है ना। दो मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन, इसको भी आप अभ्यास कीजिएगा, है ना। पीवाईक्यूज है, एक अभ्यास क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए। अब ये है क्या? देखिए, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देना है। पहली बात तो इसका उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो केंद्र है ना, उसमें प्रत्येक गर्भवती महिला को उसकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही में कम से कम एक प्रसव पूर्व जो जांच है ना उसको सुनिश्चित किया गया है, जिसकी वजह से मतलब जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भावस्था होती है उसकी पहचान की जा सके। व्यापक जागरूकता फैलाना, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना, ठीक है ना, सुरक्षित मातृत्व के लिए। और विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी इसके लिए जारी किए गए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट है, पीएमएसएमए यानी कि जो भी प्रसव पूर्व जो भी सुरक्षित मातृत्व अभियान है ना, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 2016 में स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को देश भर के सरकारी जो अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, इसमें गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इनकी की जाती है। ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य ये सीधे तौर पर एसडीजी 3.1 से मतलब जुड़ता है, जिसका उद्देश्य यह है कि 2030 तक वैश्विक मातृत्व मृत्यु अनुपात को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कम से कम किया जा सके। ठीक है ना। तो ये हो गए प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट। 2017 में क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है ना। अभ्यास क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये योजना सफल 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा 75 मूल्य का एक विशेष स्मारक का सिक्का जारी करने की घोषणा की गई। ठीक है ना, पहला सही है। यह योजना संयुक्त राष्ट्र के तहत एसडीजी 5 से केवल रोजगार गारंटी से संबंधित है, नहीं। ठीक है ना, 3.1 से रिलेटेड। ठीक है, मेंस के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, थोड़ा बहुत एक बार मॉडल आंसर देख लीजिएगा, गूगल कीजिए और कहीं ना कहीं थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे मेंस के आंसर को लिखा जा सकता है। ठीक है, रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का वितरण हुआ है। देखिए, कौन किसके द्वारा इसको दिया जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा भारत के राष्ट्रपति भवन में इसका वितरण हुआ है। कीर्ति चक्र जो है ना, कुल 7 अभी वितरित किए, जिसमें से 2 पुरस्कार मरणोपरांत है। ठीक है, वीर चक्र युद्ध काल के असाधारण साहस के लिए कुल 15 वीर चक्र प्रदान किए गए। ठीक है ना, और 3 मरणोपरांत है, यानी कि तीनों ही मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। इस कथन का ध्यान रखना आपको। शौर्य चक्र शांति काल की विशिष्ट वीरता के लिए आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, युद्ध काल अगर है ना, युद्ध चल रहा है और उस टाइम कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो इस दौरान उसको वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, शांति काल के दौरान अगर कोई सैनिक या फिर ऑफिसर वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है। ठीक है ना, युद्ध काल के समय तो परमवीर, महावीर और वीर चक्र, शांति काल के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, जिसमें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सशस्त्र बलों के अलावा आम नागरिकों को भी प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कारों और पदकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। ठीक है,
ओके, ये सही है। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र केवल सैन्य कर्मियों को दिए जा सकते हैं, गलत। ठीक है ना, 2021 का PYQ है, तो केवल ए सही हो जाएगा। 2026 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, 27 के लिए आप मान लो कि रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना आपको। कीर्ति चक्र क्या है कि युद्ध काल का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ओके, ठीक है, कितने सही बताने हैं यहाँ पे? हाँ, ठीक है। युद्ध काल का नहीं 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 नहीं, ये शांति काल का है। ठीक है ना, तो पहला गलत है। वीर चक्र युद्ध काल का तृतीय सर्वोच्च है, ठीक है। शौर्य चक्र शांति काल का तृतीय सर्वोच्च है, ठीक। ठीक है ना, तो पहला गलत है, ये शांति काल का है, युद्ध काल का नहीं। ठीक है, केवल 2 युग में सही है। अब देखिए, रेल अवसंरचना से रिलेटेड आपको बताया कि मारालीपुरम अलुप्पा दोहरीकरण परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ये भारतीय रेल ने दक्षिणी रेलवे नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, और ये जो शहर है इनके बीच में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, मिशन 3000 MT और उच्च घनत्व यातायात नेटवर्क कॉरिडोर को इसमें स्वीकृति मिली है। और ये न्यूज़ से ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी। ट्राई द्वारा असम में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है ना, ओके। और ट्राई की स्थापना 1997 के एक्ट से हुई थी, तो एक वैधानिक संस्था है। ठीक है ना, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। अब देखिए, फिलीपींस में आप सभी को पता है शक्तिशाली भूकंप आया है। ठीक है ना, और यह कहीं ना कहीं प्रशांत महासागरीय जो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है ना उस पर स्थित है। और आपको सभी को पता है कि पैसिफिक जो प्लेट है, ठीक है, वो ऐसे अपसारी प्लेट है। ठीक है ना, एक दूसरे से अलग हो रही है इस तरीके से, और वो कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट से साइड में टकरा रही है। ठीक है, जापान वाले इलाके में, और इधर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वाली प्लेट है ना उससे टकरा रही है। तो उस वजह से रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र बनता है, और वहीं पर अत्यधिक संवेदनशील भूकंपों को देखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समाचार में देखी गई वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर और मिशन 3000 MT किससे रिलेटेड है? तो रेलवे बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ पूरी हो गई है दोस्तों। अच्छे से आप आज तो अपन ने सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस किया है। एक बार आप एप्लीकेशन जाकर के जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ठीक है ना, तो आज के न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।